Congress party, which has been talking and making a lot of claims with respect to being the savior of the Constitution, the vanguard of the Constitution. I wanted to give you a bit of backstory, a bit of history. Back in 1967, the first gentleman who won as an independent in Haryana Assembly, his name was Gaya Lal. He was the first person in India to have defected after winning as an independent MLA. He had defected to Congress party within a few days after the election. That's when the whole name Ayaram Gayaram culture, वो गयालाल जी के नाम से ही गयाराम आया. फिर गयाराम जब तीन बार इधर उधर बदले तो आयाराम गयाराम का कल्चर हिंदुस्तान में अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो वो थी कांग्रेस पार्टी 1960s में, 1967 टू बी प्रिसाइज. उसके बाद सेम कांग्रेस पार्टी जब उनके साथ उनके एमएलएस को किसी और ने छीना 1985 में, सेम कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी had introduced what is called as the anti-defection law. एंटी-डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस भी कांग्रेस नहीं किया. आयाराम गयाराम कल्चर को भी इंट्रोड्यूस कांग्रेस नहीं किया देश में. और आज मैं आपको दो चार चीज दिखाना चाहता हूं. तेलंगाना के बारे में आपको एक दो चीज मैं दिखाना भी चाहता हूं और उसके बारे में बात करना चाहता हूं. कांग्रेस पार्टी को काफी मौका दिया तेलंगाना की जनता ने, आंध्र प्रदेश की जनता ने 2014 से पहले. करीब 50 साल, 50+ years, 55 to be precise, they have been given an opportunity to run the government in Andhra Pradesh, erstwhile Andhra Pradesh, almost 9 times. और बहुत मतलब नाइंसाफी के बाद, बहुत अन्याय के बाद, कांग्रेस पार्टी की गद्दारी के बाद तेलंगाना की जनता ने आंदोलन पथ लिया. अल्टीमेटली 2014 में तेलंगाना बनाना ही पड़ा कांग्रेस पार्टी को, तब जाके तेलंगाना बना. और पिछले 10 साल श्री के चंद्रशेखर राव जी के लीडरशिप में हमारी पार्टी ने तेलंगाना में सरकार चलाई. और जो हाल ही में इलेक्शन हुआ 2023 में नवंबर में, हमारी हार बहुत कम वोटों से, केवल 4 लाख वोटों की फर्क से हम हार गए और कांग्रेस सत्ता में आई. और कांग्रेस सत्ता में यूं ही नहीं आई, कांग्रेस ने ऐसे वादा किया तेलंगाना की जनता को. मैं दिखाना चाहता हूं आपको. 6 गारंटी की बात की गई थी. 100 दिन में पूरे करेंगे 6 गारंटी राहुल जी के नाम पे. आज के जो मुख्यमंत्री हैं उनके दस्तखत के साथ, उनके सिग्नेचर के साथ, आज के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके सिग्नेचर के साथ, राहुल जी, सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के तस्वीरों के साथ वादा किया गया था कि 100 दिन में हर कोई एक वादा, जो 6 गारंटी अमल करेंगे. महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, इंदिरम्मा मकान, चेयूता, गृह ज्योति, युवा विकासम. इसके तहत उन्होंने कहा कि हर गरीब मकान में 2,50,000 रुपया एक सालीना आपके पास हम देंगे. एक ईस्टमन कलर वाली जबरदस्त सिनेमा दिखाया कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता को. और बहुत कुछ कहा उन्होंने, ना सिर्फ ये बल्कि बहुत कुछ कहा. वादा किया तेलंगाना की युवाओं से कि आपको 2 लाख नौकरियां मिलेंगी पहले ही साल में. स्वयं राहुल गांधी आए हैदराबाद, वहां की युवा से मिले, उनको आश्वासन दिया कि 2 लाख रोजगार, 2 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट विल बी कंप्लीटेड विद इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट. उन्होंने ये भी वादा किया कि एक जॉब कैलेंडर रिलीज करेंगे, डेट के सहित आपको हम जॉब कैलेंडर देंगे और 1 साल में 2 लाख गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कंप्लीट करेंगे. वादा तो यह भी किया गया था, जैसे ही कांग्रेस आती है पहले ही दिन जो खेती के लोन होते हैं, क्रॉप लोन, 2 लाख तक का पूरा विद 1 पेन स्ट्रोक ऑन December 9th, 2023 हम क्रॉप लोन भी वेव कर देंगे. साथ ही साथ बहुत कुछ कहा गया. बस मैं ये 2-4 चीज आपके जहन में लाना चाहता हूं. 420, एक नहीं दो नहीं, 420 वादे किए गए कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना जनता को. आज 7 महीने पूरे हो गए कांग्रेस की हुकूमत बनके तेलंगाना में. एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ. 6
6 गारंटी तो गायब हो गए, 6 गारंटी तो गायब हो गए। अभी क्या हो रहा है तेलंगाना में, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। 6 गारंटी भूल गई कांग्रेस, पर 6 हमारे एमएलए ले गई, 6 हमारी एमएलसी ले गई और एक राज्यसभा एमपी को भी ले गई। हमें इस बात से कोई खेद नहीं, बड़ा अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है जो आदमी आज अपने आप को संविधान के रक्षक मानते हैं, जो आदमी अपने आप को संविधान के प्रतीक मानते हैं, वो जब संविधान को बेरहमी से एक्सप्लॉइट करते हैं और इसकी बेइज्जती करते हैं, तो इस बात को दिल्ली में बताना हर किसी को, इस देश की हर युवा को, इस देश के हर शख्स को बताना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम आज दिल्ली आ गए। भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, बार बार कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है इमोरल है। जब भी कोई एमएलए डिफेक्ट करता है कांग्रेस से बीजेपी में, तो कांग्रेस बार बार कहती है कि बीजेपी इमोरल पॉलिटिक्स प्ले करती है और ये गलत है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। ये देखिए, कांग्रेस गोवा में स्वयं राहुल गांधी गए अप्रैल 2022 में, और वहां जितने कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनसे शपथ दिलवाया। उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस के टिकट से लड़ेगा जीतेगा तो कांग्रेस में ही रहेगा। ये शपथ स्वयं राहुल गांधी ने दिलवाया था 2022 में। और कर्नाटक में जहां उनकी गवर्नमेंट है, वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि एक एक एमएलए को 50 करोड़ देके बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। सिद्धरामैया जी, जो कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक से, वो कहते हैं कि 50 करोड़ देके एक एक एमएलए को खरीदने की कोशिश चल रही है। बाला साहेब तोरट, जो कांग्रेस के चीफ हैं महाराष्ट्र के, वो कहते हैं कि साम दान भेद दंड, ये चारों चीज की प्रयोग हो रहा है महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस एमएलए को लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली पार्टी। ये बाला साहेब तोरट का कहना है। और हरियाणा में अजीब सी बात है, हरियाणा में जहां आप देखेंगे उनके एक एमएलए कांग्रेस की किरण चौधरी, जो कांग्रेस के टिकट से जीती और बीजेपी में शामिल हो गई, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आज भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और उसको लेके कोशिश भी कर रही है। और सबसे अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी स्वयं मणिपुर में जब उनके एमएलए मणिपुर में डिफेक्ट कर गए, एक आदमी थे एमएलए श्याम कुमार, जिन्होंने जीते तो वो कांग्रेस में थे, बदल गए बीजेपी में, और उसको लेके कांग्रेस ने काफी लड़ाई की और अल्टीमेटली स्पीकर ने यह तय किया कि जो भी अगर डिफेक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच, जस्टिस नारीमन, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राम सुब्रमण्यम की 3 जज वाली बेंच ने एक फैसला लिया था मणिपुर वाली केस में, जहां के पीसीसी अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केसम मेघचंद्र सिंह ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में श्याम कुमार जी के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि स्पीकर को 3 महीने के अंदर तय करना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन में। ये जजमेंट आया 2020 में। उसको लेके जजमेंट की कॉपी भी मैं आपको दे सकता हूं। उसको लेके आज श्याम कुमार जी को डिस्क्वालीफाई किया गया और उनको पद से हटाया गया। और हाल ही में जो एक किस्सा हुआ हिमाचल प्रदेश में, जब अभिषेक मनु सिंघवी जी कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार थे, तो वहां के 6 लेजिस्लेटर कांग्रेस के बीजेपी को वोट दे दिए और राज्यसभा वाली इलेक्शन में उसके खिलाफ भी आज कांग्रेस हिमाचल में आज लड़ रही है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, जब आपके साथ गोवा में इलेक्शन होता है तो आप शपथ दिलवाते हो आपके लेजिस्लेटर से कि आप दल बदलेंगे नहीं। जब आपके मणिपुर के एमएलए कांग्रेस वाले बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, लड़ते हो और उसके खिलाफ ऑर्डर लाते हो। जब कर्नाटक में आपके चीफ मिनिस्टर स्वयं कहते हैं कि 50 करोड़ की खरीदारी हो रही है आज एमएलएस की, कांग्रेस वाली एमएलएस की बीजेपी के जरिए, तो उस बारे में भी आज राहुल गांधी उसको सपोर्ट करते हैं। और हिमाचल में भी हम जो देखते हैं उसके बारे में भी आज लड़ाई चल रही है।
और सबसे अहम बात, कांग्रेस की एक मैनिफेस्टो निकली थी अभी हाल ही में जब पार्लियामेंट हुआ, तो न्याय पत्र करके उनका मैनिफेस्टो, नेशनल मैनिफेस्टो, जिसकी लॉन्च की गई थी तेलंगाना में इसकी लॉन्च हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये कहती है न्याय पत्र में कि हम न्याय करेंगे. दिस इज द एग्जैक्ट थिंग आई एम रीडिंग आउट. वी प्रॉमिस टू अमेंड द 10th schedule of the Constitution of India and make defections leaving the original party on which the MLA or MP was elected an automatic disqualification of the membership in the assembly or parliament. न्याय पत्र में घोषणा करते हो आप राहुल जी और खारगे जी कि कोई भी एमएलए और एमपी अगर दल बदले तो आप उसका ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन करोगे, संविधान का अमेंडमेंट करके, 10th शेड्यूल का अमेंडमेंट करके. मैं आज इसीलिए पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और यहां के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, हम देखते हैं टीवी में और पेपरों में कि बार बार राहुल जी संविधान को फ्लॉन्ट करते हैं, संविधान को दिखाते हैं, ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो संविधान के रक्षक हैं, संविधान के प्रतीक हैं, और संविधान को अगर कोई इज्जत करते हैं तो राहुल जी करते हैं और कोई नहीं करते हैं. इस तरीके का एक ऑस्कर अवार्ड लेवल की एक्टिंग राहुल जी करते हैं. पर देखिए क्या कर रहे हो, एक तरफ पार्लियामेंट में जो 2-4 किलोमीटर दूरी में है यहां से, वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हो, और उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे एक सदस्य पोचारम श्रीनिवास रेड्डी जी जो बीआरएस के एमएलए हैं, उनका हाथ मिलाते हैं, इंकरेज करते हैं. और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है. तेलंगाना सीएम गेट्स द नॉड ऑफ एआईसीसी टू इंडक्ट मोर बीआरएस एमएलएस. मतलब एआईसीसी की अनुमति से, एआईसीसी की सहमति से, एआईसीसी की इंकरेजमेंट से आज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जो भी कांड कर रहे हैं ये उनकी सहमति से हो रहा है. आज तक हमारे 6-7 एमएलएस को, 6-7 एमएलसीज को ये लोग ले गए और कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिए. मैं इसलिए पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से, ये कैसी हिपोक्रेसी है. एक तरफ आप फ्लॉन्ट करते हो कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे तरफ यू डिसेक्रेट द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बेइज्जती करते हो, उसकी अपमान करते हो. एक और चीज भी मैं पूछना चाहता हूं, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है आज के रेवंत रेड्डी, उन्होंने स्वयं कहा था कि पत्थर से मार के कत्ल कर दो. जो भी एक एमएलए अगर एक पार्टी से जीत के दूसरे पार्टी में जाता है तो उसको पत्थरों से मार मार के उसकी हत्या की जाए. ये हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं रेवंत रेड्डी इज ऑन रिकॉर्ड. आई कैन गेट यू द वीडियो ऑल्सो. मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, किस किस को मारे पत्थरों से. फिर अभी रेवंत रेड्डी जी ने यह भी कहा कि जो आदमी एक पार्टी में जीतता है दूसरे पार्टी में जाता है वो पागल कुत्ते के समान है. तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आज किन किन पागल कुत्तों को आप पाल रहे हो, किन किन पागल कुत्तों को आप शामिल कर रहे हो आपके पार्टी में. ये मेरा कहना नहीं है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं. मैं तो बस आपके जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत, उनके बात को दोहरा रहा हूं. एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा, 50 करोड़ अगर कर्नाटक में दिए जाते हैं एक एमएलए बदलने के लिए, जो कि सिद्धरामैया जी का कहना है, मेरा नहीं, तो अब तेलंगाना में कितना पैसा दे रहे हो. एक एक एमएलए खरीदने के लिए कितना पैसा दे रही है कांग्रेस पार्टी. 50 दे रही है, 100 करोड़ दे रही है, कितना मिल रहा है ये एमएलए को, ये भी बताना पड़ेगा. एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, क्योंकि आप अंग्रेजी समझते हो, यू कैनॉट रन विथ हेयर्स एंड हंट विथ हाउंड्स. दोनों नहीं चलेगा. ये दो तरफा वाला रवैया, डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्पीक, हिपोक्रेसी, जिसका मदरशिप है कांग्रेस, जिसका एपिटोम है कांग्रेस, ये रवैया नहीं चलेगा. हम आपको दिल्ली में ही एक्सपोज करेंगे, क्षेत्र में तो एक्सपोज करेंगे ही करेंगे तेलंगाना में, पर दिल्ली में भी जरूर एक्सपोज करेंगे. जैसा हमारा लीडर ने अभी कहा, राज्यसभा में जहां हमारे 4 एमपी हैं, 4 सदस्य हैं, जरूर वहां पे भी ये मुद्दा उठाएंगे और सवाल करेंगे कांग्रेस पार्टी से कि आप एक एक क्षेत्र में एक एक टंग में बोलते हो, ये कहां की रीत है. एक और चीज भी जरूर करेंगे, आपकी जो हिपोक्रेसी है, आपकी जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको राज्यसभा तक ही नहीं छोड़ेंगे,
हम जरूर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। अगर स्पीकर फैसला नहीं लेते हैं तेलंगाना में, क्योंकि जैसा अभी सुरेश रेड्डी जी ने कहा, ये तो ओपन एंड शट केस है। एक हमारे सदस्य हैं दानम नागेंद्र, जो हमारे पार्टी से दिसंबर में एमएलए बने, तो वही आदमी आज इस्तीफा दिए बगैर सिकंदराबाद से कांग्रेस पार्टी का बी फॉर्म पे पार्लियामेंट लड़ा। ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई इंक्वायरी करने वाली भी चीज है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, आपको और कांग्रेस पार्टी की जो डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी है, इसको नहीं छोड़ेंगे। आपकी जो फिलॉसफी है रनिंग विथ हेयर एंड हंटिंग विथ हाउंड, इसको दिल्ली में एक्सपोज करेंगे। साथ ही साथ बोलने दीजिए, साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी अपॉइंटमेंट लेंगे, लोकसभा स्पीकर का भी अपॉइंटमेंट लेंगे, और जरूरत पड़ा तो सारे के सारे हमारे विधायक दिल्ली आएंगे और उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि कानून और संविधान के संरक्षक जो हैं वो है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो वी विल कम मीट हर एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया if needed. We will seek her time. If the Supreme Court doesn't do justice, if this nonsense does not stop, if Rahul Gandhi continues to preach at the same time does not practice, we will expose them their hollowness in Delhi at every single forum. If needed, we will take Constitution Club and hold a large gathering of like-minded political parties, and we will expose Congress party. I thank the national media particularly for attending in such large numbers. Now we can speak in Telugu if that's okay. Sir, what happened in your region? Have you not taken Congress MLAs at the time? Is it not? Why are you getting angry? Was it not unconstitutional? Was it not hypocrisy? Let me. How many people without even resigning you are taking? Started by No, it's okay. That's okay. People should like to criticize Congress. Who are you, sir? Are you the spokesperson of Congress? हाँ, फिर आराम से। So, आपने सवाल पूछा, जवाब सुनिए। जो लोग डिफेक्शन में और मर्जर में फर्क नहीं समझते, आई कांट हेल्प देम। कांग्रेस के 18 एमएलए थे, जिनमें से 12 एमएलए हमारे पार्टी में शामिल हुए। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड, यू शुड नो द डिफरेंस। बीएसपी के 2 एमएलए थे, दोनों के दोनों हमारे पार्टी में मर्ज हुए। मर्जर में डिफेक्शन में फर्क अगर नहीं समझते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपके। मर्जर constitutionally allowed hai, constitutionally provided. I don't want to engage in an argument with you, sir. You asked me a question, I answered. Let us leave it at that. If you are a Congress spokesperson, I'll leave it to your wisdom. Yes, ma'am. Mahua. Mahua ji, yes. Yeah. So you're talking about this defection. What I'm saying, my question is, for the last few years, we've seen this switching from party to party. Not last few years, ma'am. 1967, Congress started. No. For the last few years, it has become a random affair. Rampant affair. Every state and also at the central level. We've seen all parties from PDP MPs going into BJP, Congress MPs going to BJP, MLAs, all of this. And it's still continuing. It is hasn't stopped. So the point that you're raising is fair enough, but which party? You said like-minded parties could come together on this. All the victims of Congress and BJP. All the victims of Congress and BJP should come together, because both BJP and Congress have been inflicting these on us, and those who have been receiving it should come together and fight it out in Supreme Court. और दूसरी बात महुआ जी, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशनली देखिए, 1985 में एंटी डिफेक्शन बिल आया, उसमें पहले तो 1/3 था डिफेक्शन के लिए अलाउड, बाद में उसको अमेंड किया, 2/3 किया। जब 2/3 किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है, अगर उसके तहत कोई काम करता है तो कोई उसमें कोई आपको स्कोप नहीं क्वेश्चन करने की। पर आज तेलंगाना में हमारे 38 एमएलएस हैं, उनमें से अभी 7 एमएलएस को कांग्रेस ने लिया, जो कि ना 1/3 है ना 2/3 है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिफेक्शन और मर्जर में फर्क समझो। अगर मर्जर है तो 2/3, अगर 2/3 मर्जर हुआ तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड, नोबडी कैन क्वेश्चन, नो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कैन कम इन द वे, बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड। सो माई सिंपल पॉइंट इज, this is what needs to be challenged, questioned, and when कांग्रेस पार्टी had promised कि हम 10th शेड्यूल को अमेंड करेंगे, और आज मुख्यमंत्री स्वयं घर घर जाते हैं एमएलए के पास और उनके साथ बैठते हैं और उनको आधी रात 1 बजे अपना ये पहनाते हैं स्कार्फ। तो दिस इज व्हाट आई एम रेजिंग। Absolutely, we already have a petition filed in Telangana High Court. We already have petitions filed with the local assembly speaker in Telangana. Supreme Court जैसा अगर स्पीकर न्याय नहीं करते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं, तो
तो जरूर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट विल नॉक ऑन द डोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. Sir, one more thing. In fact, that is the reason why me and Harish Rao Garu have been in Delhi for the last 2 days, and we've been consulting legal experts. We have consulted some constitutional experts, and we are going to Supreme Court very soon. Sir, do you also believe that behind Keshava Roy joining Congress, there's a larger plan or strategy of Congress because they wanted to create a space for place for Abhishek Manu Singh? Do you think that's the reason? मुझे कांग्रेस की स्ट्रैटेजी से कोई लेना देना नहीं है, बट ये जानता हूं मैं कि कांग्रेस की डबल स्टैंडर्ड फिर एक बार एक्सपोज हो गई. केशवराव जी जब राज्यसभा में कांग्रेस में ज्वाइन कर गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा इसीलिए क्योंकि यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, और जबकि उनके पार्टी के जो स्पीकर है वो तो नहीं करेंगे. तो अगर एक जगह इस्तीफा देते हैं तो वहाँ इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो आप? अब तेलंगाना में जितने एमएलए शामिल हुए उनको भी इस्तीफा दिलाइए. अगर इतने काबिल लोग हैं तो इलेक्शन आइए, लड़ेंगे. The CM is categorically told, you along with the BJP, you are trying to destabilize the Congress government in Telangana. That's why See, the they are chief encouraging minister, these defections. the chief minister of Telangana is bound by constitution. He cannot act as per his whims and fancies. ఒక ఎమ్మెల్యేని తీసుకొని ఇంకో పార్టీలో చేర్చుకోవాలి అంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అనేది లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్. ఆ లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మేం చెప్పట్లా, సుప్రీంకోర్టు 3 జడ్జ్ బెంచ్ చెప్పింది, 5 జడ్జిల బెంచ్ కూడా చెప్పింది. వాళ్ళు మేము అనేది ఏంటంటే ఆయారాం గయారాం నుండి పోచారం దాకా వచ్చింది కథ. మరి ఇంకా తెలంగాణ ప్రజలు తేల్చాలి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే మీరు చేయలేదా అని అడిగారు కృష్ణారావు గారు. నేనేం చెప్పాను ఆయనకి, విలీనానికి పార్టీ ఫిరాయింపుకి తేడా మనం తెలుసుకోవాలి. విలీనం అంటే 3/2 మంది కనుక ఒప్పుకుంటే అది విలీనం, అది చట్టబద్ధం, దానిలో ఎవరైనా చేయలేరు. కానీ నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటి, 38 మంది ఎమ్మెల్యేలు 7 ఎమ్మెల్యేలు ఎవరి పార్టీకి వారు ఎప్పటికప్పుడు మారారు. అందులో ఒక ఆయన మా పార్టీ టికెట్ మీద ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఇవాళ ఎంపీగా పోటీ చేశారు కాంగ్రెస్ టికెట్ నుంచి. కాబట్టి ఇంతకంటే ఓపెన్ అండ్ షట్ కేసు ఏమి ఉండదు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారి మనసులో ఏమున్నా, రాహుల్ గాంధీ గారు ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చినా వాస్తవం ఏంటంటే ఇది చట్టసమ్మతం కాదు, చట్టబద్ధం కాదు, రాజ్యాంగబద్ధం అంతకంటే కాదు. కాబట్టి మేము ఢిల్లీలోనే కొట్లాడతాం. ఏ రాహుల్ గాంధీ గారు అయితే రాజ్యాంగాన్ని పట్టుకొని పోజులు కొడతారో ఆయనకు కూడా రాజ్యాంగం కాపీ పంపిస్తాం. పంపించి ఆయన కూడా చెప్తాం చదువుకోండి బాబు అప్పుడప్పుడు. నేను అనట్లేదు రాజ్యాంగబద్ధం కాకపోతే తెలుసుకోండి. 10th షెడ్యూల్ చదవండి, 10th షెడ్యూల్ చదవండి. సరే బ్రదర్, ఇప్పుడు మీకు నాకు వాదం ఎందుకు, మీకు అంతే, మీరు చదువుకోండి, నేనేం చెప్పలేను. సరే ఓకే जी, where are you? If you go by their statement, they are saying that this is individual. Whose statement? The MLAs and the MPs that are elected, they say that it is their individual right and this right has been given to them by the Constitution of India. What's your stand on it? And secondly, you are alleging that 50 crores to 100 crores rupees must have been given by the Congress party to these MPs and MLAs. Will you demand a thorough investigation into this case? Brother, I don't think you followed what I said. I said that सिद्धरामैया जी जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री, उन्होंने स्वयं कहा कि उनके एमएलएस को आज 50-50 करोड़ देके बीजेपी खरीद रही है. मैं इसलिए सिद्धरामैया जी से, राहुल जी से, खड़गे जी से पूछ रहा हूं कि अगर कर्नाटक में अगर दाम जो है वहां की रेट जो है अगर 50 करोड़ है, तेलंगाना में कितना दे रही है कांग्रेस, ये मैं पूछ रहा हूँ. कर्नाटक में एक नीति, यहाँ पे दूसरी जगह कोई और नीति नहीं होगी. आप जैसा आपने कहा, एक सिद्धरामैया जी का कहना है, मेरा नहीं, आप देख लो. और दूसरी बात, एमएलएस का कोई राइट इंडिविजुअल राइट नहीं होता ब्रदर. यू आर बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर बाउंड बाय योर पार्टी लॉ. एमएलए का अपना खुद का कोई ओपिनियन या उसका खुद का कोई मन नहीं होता. इसलिए तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया इंडिया में 1985 में. 2/3 अगर मिलता है तो मर्जर होता है वो लेजिस्लेचर का. इस हद तक कानून साफ है. उसके बारे में भी काफी सारे जजमेंट है. आई कैन गिव यू अ कॉपी टू रीड. ऑल आई एम सेइंग, ऑफ कोर्स वील गो टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वील अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, वील मीट लोक सभा स्पीकर, वील मीट राज्यसभा चेयरमैन, वील ऑल्सो मीट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. All of it after High Court's decision. वी विल प्लान आवर कोर्स ऑफ एक्शन इन डेज टू कम. కేటీఆర్ గారు हम फिर वापस आएंगे 4-5 दिन. మీ 2 టర్ముల్లో జరిగింది నైతికంగానే జరిగిందని వచ్చా? మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాను, నైతికత అనైతికత అన్న దానికంటే రాజ్యాంగబద్ధమా చట్టబద్ధమా కాదా. రాజ్యాంగబద్ధమైనది ఏదైతే ఉన్నదో 2/3 అనేది వాళ్ళ రాజ్యాంగంలో ఉంది. నైతికత కూడా అవసరం. కానీ నైతికత ఒక్క మాకే కాదు కదా, అందరికీ ఉండాలి కదా. రేవంత్ రెడ్డి గారు రాళ్లతో కొట్టి చంపమన్నారు కదా ఎవరైనా పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు మారితే, మరి వాళ్ళ గురించి మేము అదే అడుగుతున్నాం. ఏ రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని అడుగుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ.